हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां सभी लोग लिन फेंग की तारीफें कर रहे थे और थंडर सिटी के हेड तो वहां पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा भी करने लगा था, क्योंकि आज सिर्फ उसी की वजह से उनके सभी डिसेबल जिंदा थे। इवन थंडर सिटी के हेड ने वहां पे लिन फेंग को अपनी पावर दोबारा से रिकवर करने के लिए कुछ एलेक्सेस और हर्ब्स भी दे दिए थे और इसी के साथ अब थंडर सिटी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए वो लोग मार्शल गोड टेम्पल के साथ हाथ मिलाने के बारे में भी सोचने लगे थे, क्योंकि अब उनकी थंडर सिटी भी डीमंस के टारगेट के ऊपर आ गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली का अंकल नीलान लिन फेंग से मिलने के लिए आया हुआ था और वो अपनी भतीजी की जान बचाने के लिए लिन फेंग का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। और नीलान से लिन फेंग को पता चलता है कि एक समय में उसके पिता ने भी इस फुल कैरी कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया था बल्कि उसे जीता भी था, जिसके रिवार्ड में उन्हें एक डिवाइन सोल दी गई थी। और नीलान वहाँ पे लिन फेंग का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है जरूर तुम भी अपने पिता की तरह उस कंपटीशन को जीतोगे और उसे जीतकर अपने सेट का नाम रोशन करोगे। मास्टर नीलान की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है और उसके साथ उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो वुल्कारी कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है, जिसपे मास्टर नीलान वहाँ पे लिन फेंग को बताते हैं कि उसके लिए अभी थोड़ा समय है, लेकिन सबसे पहले कल हम लोग मार्शल सिटी की तरफ जाएंगे जहाँ एक मार्शल पूल के अंदर नहाकर तुम अपनी बॉडी को नरेश कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ने दोबारा अपने रूम के अंदर आकर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी और अपने एंशिएंट गोड टूम के अंदर आते हुए लिन फेंग अपनी फीनिक्स मास्टर सोल की पावर को बढ़ाने के लिए फीनिक्स गोड की नई टेक्निक्स को भी सीखने लगा था, जो कि आगे चलकर लिन फेंग के बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। खैर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एक बोतल से होते हुए मार्शल गोड सिटी की तरफ जाने लगे थे और अब जब तक वो कैरी कंपटीशन स्टार्ट नहीं होने वाला था तब तक वो लोग यहाँ पे मार्शल गोड सिटी के ही मार्शल कोर्ट यार्ड में रहने वाले थे। तभी एक मास्क वाला पर्सन लिन फेंग से कहता है कि मार्शल कोर्ट सिटी के एल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं। उस मास्क वाले पर्सन की ये बात सुनकर मास्टर टियांग सुनर और लिन फेंग तीनों ही उन एल्डर्स से मिलने के लिए चले गए थे, लेकिन रास्ते में ही लिन फेंग को वुल्कारी टेंपल के फाउंडर का स्टैचू दिखाई देता है, जिसे देखते ही अचानक लिन फेंग के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने लगा था, जिसकी वजह से लिन फेंग का पूरा चेहरा वहाँ पे पसीने में भीग गया था, जो देखकर मास्टर टियांग लिन फेंग को जोर से आवाज देते हुए उसे वापस होश में ले आए थे। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे होश में आता है तो उसे भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ, लेकिन बाई यूंग लिन फेंग को बताती है कि स्टैचू के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्योर सोल एनर्जी मौजूद थी, जिसे नेचर ऑफ ट्री की वेन ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है इस वजह से तुम्हारी हालत यहाँ पे खराब हो गई। उसके बाद वो मास्कमैन उन्हें लेकर एक फॉर्मेशन टेंपल के अंदर आ गया था और असल में ये सब जेंकिन और उसके साथियों का काम था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से मार्शल गोड सिटी के एल्डर्स तक ये खबर पहुंचा दी थी कि लिन फेंग की बहन सुनर के पास एक डीमन ब्लड लाइन है। इसलिए मार्शल गोड सिटी की सभी एल्डर्स ने मिलकर लिन फेंग को मार्शल गोड टेंपल के अंदर बुलाया था ताकि वो लोग इस बारे में तहकीक कर सकें। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग भी उन सभी एल्डर्स के सामने डट के खड़ा हो गया था, पर वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे अपनी जिद पे अड़े हुए थे। वो लिन फेंग को वहाँ पे सुनर को उनके हवाले करने के लिए बोलने लगे थे, पर जब लिन फेंग इसके लिए मना करता है तो वो सभी एल्डर्स वहाँ पे इंडायरेक्टली लिन फेंग को डीमन स्पोर्टर साबित करने में लग गए थे। इवन अब तो वो सभी एल्डर्स वहाँ पे लिन फेंग से उसके पास के बारे में भी पूछने लग गए थे कि 16 साल की उम्र में तुम्हारी फियांसी ने तुमसे तुम्हारी मास्टर सोल को छीन लिया था और अभी तक तुम पूरे 18 साल के भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम आराम से निजवाना रियलम के कल्टीवेटर्स को भी हरा सकते हो। आखिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ कहां से रही है? अगर तुम वाकई एक डीमन स्पोर्टर नहीं हो तो हमें अपने सोल सी को चेक करने दो, तुम्हारे सोल सी को चेक करके हमें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग लिन फेंग के सोल सी को चेक करते तो जरूर उन लोगों को लिन फेंग के एंशिएंट गोड टूम के बारे में भी पता चल जाता। इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से उन एल्डर्स को वहाँ पे उन्हीं की बातों में फंसाते हुए उनसे कहता है कि अगर आप मेरे सोल सी को चेक करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे भी अपने सोल सी को चेक करना देना होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर उनमें से एक एल्डर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि अचानक उसने वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल हैंड से लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था और उस एल्डर का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिन फेंग ने तो उसे वहाँ पे किसी तरह से रोक लिया था, लेकिन उसके पावर प्रेशर की वजह से सुनर और मास्टर टियांग उड़ते हुए वहाँ से पीछे जा गिरे थे। इवन सुनर तो वहीं पे गिरते हुए बेहोश भी हो चुके थे। ये देखकर भाइयों को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी के अंदर से ही बोलते हुए उन सभी एल्डर्स को धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से वो सभी एल्डर्स लिन फेंग को वहाँ पे एक डीमन सपोर्टर ही समझने लगे थे। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे उन सभी एल्डर्स को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो ये साबित करके दिखाओ। लिन फेंग की ये बात सुनकर उन सभी एल्डर्स को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी मास्टर सोल का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्हाइट डिवाइन ऑरा निकलने लगा था, जिसके संपर्क में आते ही उन सभी एल्डर्स की मास्टर सोल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय होते जा रही थी। और इसी के साथ बाई यूंग वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बाहर निकल कर आती है, जिसने वहाँ पे लिन फेंग की डिवाइन सूट की मदद से उन सभी एल्डर्स के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला भी कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे अपना अपना पूरा दम लगाते हुए बाई यूंग के उस हमले को रोकने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी लोगों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन बाई यूंग तो अब उन लोगों को वहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने दोबारा डिवाइन सोर्ड से उन सभी एल्डर्स के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन तभी वहाँ पे एक मास्टर की एंट्री होती है, जिसने बीच में आते हुए बाई यूंग के अटैक को वहीं पे रोककर उन एल्डर्स की जान बचा ली थी। और ये पर्सन कोई और नहीं मार्शल गोड टेंपल का मास्टर था। लेकिन बाई यूंग अब कहाँ रुकने वाली थी, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक बाई यूंग वहाँ पे अपने 3-3 क्लोन्स बनाते हुए बहुत ही तेज से दोबारा उन एल्डर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर वो मास्टर वहाँ पे अपने एल्डर्स को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। लेकिन उसके बावजूद भी बाई यूंग ने उन सभी एल्डर्स के ऊपर हमला करते हुए उनकी कल्टीवेशन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर अब मार्शल गोड टेंपल के मास्टर को भी वहाँ पे
बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मार्शल गोड टेंपल का वो मास्टर जिसका नाम सिंह युआन था उसने अचानक ही वहाँ पे बाई योंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाई योंग ने वहाँ पे उसके अटैक को अपने सिर्फ और प्रेशर से ही रोक लिया था और अब बारी थी बाई योंग की। उसने वहाँ पे एक बहुत बड़े डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करते हुए उसकी मदद से सिंह युआन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए सिंह युआन को भी मजबूरन वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिट की स्पिरिट को बाहर निकालना पड़ा था। असल में ये स्पिरिट मार्शल गोड टेंपल की एक गार्डियन स्पिरिट थी और ये गार्डियन स्पिरिट भी बाई योंग की तरह गुड लेवल पे थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट बाई योंग के सामने कुछ भी नहीं थे, क्योंकि बाई योंग एंशिएंट गॉड टॉम की गार्डियन स्पिरिट थी। इसलिए देखते ही देखते उसने वहाँ पे उस स्पिरिट को ट्रैप करने के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन कर दिया था। जैसे वो गार्डियन स्पिरिट वहाँ पे बचने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश वहाँ पे नाकाम हो रही थी। पर तभी बाई योंग को वहाँ पे पता चलता है कि एंशिएंट गॉड टॉम में उसकी गैर हाजिरी की वजह से सभी गॉड्स वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए अपने अपने टॉम से बाहर आने लगे थे और अगर एक बार वो सभी गॉड्स वहाँ पे आजाद हो जाते तो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि बाई योंग अचानक ही गायब होते हुए वहाँ पे अपने एंशिएंट गॉड टॉम के अंदर आ गई थी, क्योंकि अभी उसके लिए उन एंशिएंट गॉड्स को रोकना ज्यादा जरूरी था। जो देखकर मार्शल गोड टेंपल का वो गार्डियन स्पिरिट वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और जैसे वो गार्डियन स्पिरिट वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो लिन फेंग वहाँ पे गुड सेन हाउ की दी हुई सील का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गुड सेन हाउ की स्पिरिट भी वहाँ पे आ गई थी। जो देखकर मार्शल गोड टेंपल के लोगों को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो गुड सेन हाउ को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वो उनके कॉन्टिनेंट के गार्डियन गॉड थे। लेकिन हैरानगी उन्हें इस बात से हो रही थी कि आखिर गुड सेन हाउ की गार्डियन स्पिरिट यहाँ पे लिन फेंग की मदद करने के लिए क्यों आई है। और गुड सेन हाउ वहाँ पे सिंह युआन को देखते हुए कोल्ड टोन में उसे कहते हैं, सेन हाउ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन फेंग को बुली करने की? मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी के भी तुम्हारे मार्शल गोड टेंपल को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूं। गुड सेन हाउ की ये बात सुनकर सिंह युआन डरते हुए वहाँ पे गुड सेन हाउ से माफी मांगने लगा था, जिसपे गुड सेन हाउ वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहते हैं, बेवकूफ कहीं के, जैसे तुम बुली करने की कोशिश कर रहे थे, असल में वही तुम्हारे इस कॉन्टिनेंट का रक्षक है। अब तक उसने डीमंस के साथ लड़ते हुए कई बार अपनी जान को खतरे में डाला है। अगर वो ना होता तो अब तक सभी डीमन क्लोन्स आजाद हो चुके होते और तुम्हारा सो कॉल्ड मार्शल गोड टेंपल तो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। इवन गुड सेन हाउ ने उन्हें वहाँ पे ये भी बता दिया था कि लिन फेंग ही मेरा अगला सक्सेसर बनने वाला है। और ये कहते हुए गुड सेन हाउ दोबारा वहाँ पे अपनी सील के अंदर चले गए थे। गुड सेन हाउ के वहाँ से जाते ही मास्टर सिंह युआन और वो गार्डियन स्पिरिट दोनों वहाँ पे लिन फेंग से माफी मांगने लगे थे, क्योंकि लिन फेंग तो उनके कॉन्टिनेंट की अगली उम्मीद था। इवन हम देखते हैं कि उस गार्डियन स्पिरिट ने वहाँ पे मास्टर सिंह युआन को लिन फेंग का प्रोटेक्टर बना दिया था, जिसके लिए सिंह युआन भी वहाँ पे खुशी खुशी मान गया था। जबकि वो सभी बेवकूफ एल्डर्स अभी भी वहाँ पे लिन फेंग के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिंह युआन ने वहाँ पे गुस्से से उन सभी को डांटते हुए चुप करवा दिया था। और उसी के साथ साथ सिंह युआन ने वहाँ पे गुस्से से उन सभी को एल्डर्स की पोजीशन से भी हटा दिया था, क्योंकि आज उन 5 एल्डर्स की वजह से उसका पूरा मार्शल गोड टेंपल डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसी बीच हम देखते हैं कि नीलन भी वहाँ पे लिन फेंग को बचाने के लिए आ गया था, क्योंकि उन्हें भी ज़ेंग और उसके साथियों का प्लान पता चल चुका था। लेकिन मास्टर सिंह युआन ने उन्हें वहाँ पे शांत करवाते हुए सब कुछ बता दिया था। और उसी के साथ साथ वो मास्टर नीलान को लिन फेंग को डिवाइन पूल के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सिंह युआन वहाँ पे एक पोर्टल बनाते हुए खुद लिन फेंग को लेकर डिवाइन पूल की तरफ चले गए थे। वो डिवाइन पूल 3 हिस्सों में बटा हुआ था और हर एक डिसेबल को सिर्फ एक पूल के अंदर ही जाकर प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती थी। और लिन फेंग अभी वहाँ पे सोच ही रहा था कि वो किस पूल के अंदर जाकर प्रैक्टिस करे कि तभी उसे बाई योंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि लिन फेंग से कहती है कि तुम्हें न्यूट्रल डिवाइन पूल के अंदर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाई योंग की ये बात सुनकर लिन फेंग ने भी वहाँ पे उसकी बात मानते हुए न्यूट्रल डिवाइन पूल में ही जाने की ठान ली थी। जबकि मास्टर सिंह युआन और नीलान को लिन फेंग का ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उनके मुताबिक लिन फेंग को सोल पूल के अंदर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, जो कि उसकी डैमेज सोल को भी दोबारा से रिकवर कर सकता था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग सीधा न्यूट्रल डिवाइन पूल के अंदर जाकर लेट गया था। और जैसे ही लिन फेंग उस न्यूट्रल डिवाइन पूल के अंदर जाके लेटता है तो हम देखते हैं कि उस न्यूट्रल डिवाइन पूल की एनर्जी लिन फेंग की बॉडी को चीरते हुए उसके अंदर जाने लगी थी, जिसकी वजह से लिन फेंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लिन फेंग के पास कोई इमोर्टल बॉडी मौजूद नहीं थी। और अगर न्यूट्रल डिवाइन पूल के अंदर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता तो बहुत जल्द लिन फेंग की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। इसलिए लिन फेंग सीधा वहाँ से अपने एंशिएंट गॉड टॉम के अंदर आ गया था, जहाँ उसे बाई योंग से एंशिएंट गॉड जिन हुआंग के बारे में पता चलता है, जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल बॉडी मौजूद थी। बाई योंग की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए एंशिएंट गॉड जिन हुआंग के पास को रिफाइन करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे लिन फेंग एंशिएंट गॉड जिन हुआंग की सोल को रिफाइन करने की कोशिश करता है तो जिन हुआंग की सोल ने अचानक अपने टॉम से बाहर आते हुए लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन एंशिएंट गॉड टॉम के अंदर भला लिन फेंग का सामना कौन कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उल्टा वहाँ पे जिन हुआंग के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और लिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एंशिएंट गॉड जिन हुआंग की स्पिरिचुअल बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और लिन फेंग के ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर एंशिएंट गॉड जिन हुआंग भी काफी ज्यादा डर गया था। और लिन फेंग के कहने पर वो लिन फेंग को अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक भी देने के लिए रेडी हो गया था। और उसने एक एनर्जी के रूप में लिन फेंग के अंदर अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी वाली टेक्निक डाल दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए दोबारा वहाँ पे न्यूट्रल डिवाइन पूल के अंदर आ गया था और अपनी नई मिली हुई इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा था। जबकि उसके साथ आए वो सभी लोग लिन फेंग की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंग और उसके साथियों को भी पता चल गया था कि उन्होंने जिन एल्डर्स की मदद लेने की कोशिश की थी वो सभी के सभी एल्डर्स बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए हैं। और इस सब के बारे में वो पता लगाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी उन्हें इस सब के बारे में बता ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग को उस डिवाइन न्यूट्रल पूल के अंदर प्रैक्टिस करते हुए 3 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे उस डिवाइन न्यूट्रल पूल की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगा
लगा हुआ था और अभी लिन फेंग वहाँ पे उस डिवाइन न्यूट्रल पूल की एनर्जी को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग की बॉडी के अंदर एक गोल्डन ट्री अपीयर होता है, जिसने देखते ही देखते लिन फेंग की बॉडी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था। असल में ये गोल्डन ट्री डिवाइन लिक्विड की वजह से बना था, जो कि लिन फेंग की इमोर्टल बॉडी का ही एक पार्ट था और आगे चलकर ये लिन फेंग के बहुत ज्यादा काम आने वाला था। इवन उस गोल्डन ट्री की वजह से लिन फेंग की सोल पावर भी काफी हद तक रिकवर हो गई थी और उस डिवाइन न्यूट्रल पूल की एनर्जी को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद लिन फेंग भी वहाँ पे वापस अपने दोस्तों के पास आ गया था और इस सब में लिन फेंग को 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगा था। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर नीलान के साथ साथ मास्टर सिंह युआन भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लिन फेंग ने न्यूट्रल डिवाइन पूल की 70% से भी ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर ली थी और क्योंकि अब वुल्कैरी कंपटीशन में सिर्फ एक दिन ही रह गया था, इसलिए वो सभी वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वुल्कैरी कंपटीशन वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है और जिंगेन और उसके साथी तो वहाँ पे लिन फेंग को सही सलामत देकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो लोग लिन फेंग से निपटने के लिए दोबारा वहाँ पे प्लान बनाने लगे थे। मुझे लगता है जब तक ये लोग लिन फेंग से मार नहीं खा लेते तब तक ये लोग नहीं सुधरने वाले। वहीं वुल्कैरी कंपटीशन के लिए वहाँ पे अलग अलग सिटीज और अलग अलग फैमिलीज के लोग आने लगे थे। इवन नोडर डायनेस्टी की थर्ड प्रिंसेस मूकिन भी वहाँ पे आ चुकी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भी लिन फेंग की तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इवन उसने एक डीमन क्लोन को भी हरा रखा था, इसलिए सभी लोग लिन फेंग और उसकी आपस में फाइट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और जब सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं तो उस कंपटीशन को भी ऑफिशियल स्टार्ट कर दिया गया था और मास्टर सिंह युआन और मास्टर नीलन वहाँ आकर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। बस आप लोगों ने यहाँ पे आकर इस डिवाइन स्टोन को टच करना है, जिससे हमें आपके मार्शल सोल्स और आपकी पावर्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी डिसेबल्स आगे जाकर एक एक करके उस डिवाइन स्टोन को टच करने लगे थे, जिससे सभी को उनकी मार्शल सोल्स के बारे में पता चल रहा था। इवन हम लिली की भी मार्शल सोल को देखते हैं, जिसके पास ऑलरेडी एक इमोर्टल बॉडी थी और इसी इमोर्टल बॉडी को हासिल करने के लिए तो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। उसके बाद मूकिन की बारी आती है, जिसके पास ना सिर्फ लिन फेंग की तरह एक होली लेवल की मार्शल सोल थी, बल्कि उसी के साथ साथ उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी भी मौजूद थी और ये बात वहाँ पे लिन फेंग को भी थोड़ा परेशान कर रही थी। उसके बाद हमारी हीरो लिन फेंग की बारी आती है, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस डिवाइन स्टोन को चेक करता है तो उस डिवाइन स्टोन की स्पिरिट की आंखें भी वहाँ पे खुल गई थी और वो बहुत ही गौर से वहाँ पे लिन फेंग को देखने लगा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिर्फ लिन फेंग का ही कल्टीवेशन लेवल नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे लिन फेंग ताकतवर होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी मार्शल सोल का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, जो कि अब होली रियलम से होते हुए सेंट रियलम में पहुंच चुकी थी। जो देखकर हेमली सूट सेट के सभी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि बाकी सभी लोग लिन फेंग की ऐसी कमाल की पावर्स को देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के होते हुए हमारा तो इस कंपटीशन में जीतने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद सुनर की बारी आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके पास एक डीमन मार्शल सोल जो मौजूद थी। पर हम देखते हैं कि उस डिवाइन स्टोन की स्पिरिट ने वहाँ पे सुनर को भी पास कर दिया था, जो देखकर तो सुनर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन उस डिवाइन स्टोन ने तो वहाँ पे सुनर को पास कर दिया था, पर सुनर के पास एक असुरा मार्शल सोल देकर वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों से एक डीमन सपोर्टर कहने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी बहन के आगे आगे खड़ा हो गया था और इवन उसने गुस्से में वहाँ पे सभी को धमकी भी दे दी थी कि अगर किसी में हिम्मत है तो आप बोलकर दिखाओ कि मेरी बहन एक डीमन सपोर्टर है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जिलू नाम के एक डिसेबल लिन फेंग की धमकी देने के बावजूद भी वहाँ पे शांत नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लिन फेंग ने वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत बुरी तरह से घायल भी कर दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे खड़े हुए लोगों को तब होती है जब मास्टर सिंह युआन ने भी वहाँ पे लिन फेंग का साथ देते हुए उस डिसेबल जिलू की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि सभी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। वहीं मास्टर सिंह युआन वहाँ पे कोल्ड टून में सभी डिसेबल से कहते हैं कि अगर डिवाइन स्टोन स्पिरिट ने सुनर को पास कर दिया है तो उसके ऊपर किसी को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, इसलिए अब अगर किसी ने भी सुनर के ऊपर सवाल उठाया तो उसे मैं यहाँ पे खुद पनिश करूंगा। मास्टर सिंह युआन की ये बात सुनकर तुम सभी डिसेबल्स की आवाज वहाँ पे टाइट हो गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि जिलू तो बिल्कुल एक कुत्ते की दुम की तरह अभी भी वहाँ पे सीधा नहीं हो रहा था, जो देखकर मास्टर सिंह युआन ने उसे से उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ही मार्शल गोड टेंपल से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया था। ये सुनते ही हम देखते हैं कि जिलू के ग्रैंडफादर भी आगे आकर वहाँ पे मास्टर सिंह युआन से माफी मांगने लगे थे और वो जिलू के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, जो देखकर जिलू डरते हुए अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि मुझे तो ये सब जेंकिन और उसके साथियों ने ऐसा करने के लिए बोला था। ये पता चलते ही मास्टर सिंह युआन ने वहाँ पे जेंकिन और उसके साथियों की कल्टीवेशन को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनकी फैमिली के साथ अपने मार्शल गोड टेंपल के कनेक्शंस भी खत्म कर दिए थे। और ये देखकर अब वहाँ पे सभी लोग समझ गए थे कि लिन फेंग से पंगा लेने का मतलब है कि मास्टर सिंह युआन से पंगा लेना, और मास्टर सिंह युआन से पंगा लेना अभी के लिए कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। खैर उसके बाद सभी डिसेबल्स को कंपटीशन के लिए वोल्कैरी माउंटेन्स में ले जाया जाता है, जहाँ पे सबसे पहले कंपटीशन में उन लोगों को एक वोल्कैरी माउंटेन के ऊपर चढ़ते हुए अपने साथ वहाँ पे रखे हुए एक लोटस फ्लावर को ले आना था। वहाँ पे टोटल सिर्फ 30 ही लोटस फ्लावर्स मौजूद थे, जो वो 30 फ्लावर्स हासिल कर लेते वही सेकंड राउंड में जाने वाले थे और सेकंड राउंड में वही 30 डिसेबल्स आपस में फाइट करने वाले थे और जो कोई उस फाइट को जीत जाएगा वही वोल्कैरी कंपटीशन का विनर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी पावर रिलीज करते हुए उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो सभी लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए एक अलग ही जगह पे आ गए थे, जहाँ पहुंचते लिन फेंग के ऊपर एक फायर ड्रैगन ने हमला भी कर दिया था और उस ड्रैगन के साथ साथ एक फिनिक्स ने भी लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उन दोनों बीस्ट को बहुत ही आसानी से हरा दिया था और उन्हें हराते ही वो वहाँ से वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ गया था। और सेम लिन फेंग की तरह बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे अलग अलग स्पेस में फंसे हुए थे, जहाँ उनका मुकाबला अलग अलग बीस्ट के साथ हो रहा था और जो डिसेबल वहाँ पे उन बीस्ट को मारते जा रहा था वो सभी सेम लिन फेंग की तरह ही वहाँ से वापस आते जा रहे थे। लेकिन
लेकिन हम देखते हैं कि माउंटेन के फाइनल स्टेप तक पहुंचने से पहले लिन फेंग का वहाँ पे एक और डीमन के साथ सामना होता है, जिसे लिन फेंग ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया था। उसके बाद लिन फेंग वहाँ पे अपने फिनिक्स विंग्स का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से माउंटेन के टॉप पर जाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मुकेन भी वहाँ पे बिल्कुल उसके पीछे पीछे थी और सभी एल्डर्स वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, क्योंकि असल कंपटीशन तो इन्हीं दोनों के दरमियान ही होने वाला था। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन लोगों को अपने लिए कोई लोटस फ्लावर नहीं लाना था, बल्कि उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे अपने लिए एक लोटस प्लेटफॉर्म को हासिल करना था, ताकि वो लोग उस कंपटीशन में अपनी जगह पक्की बना सके। और क्योंकि मुकेन और लिन फेंग दोनों सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे थे, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पे आमने सामने आ गए थे। और जैसे वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है, तो वो दोनों वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के हमलों को डिस्ट्रॉय करते हुए एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। इस बीच बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे अपने अपने टेस्ट को पास करते हुए वहाँ पे पहुंच चुके थे और सभी वहाँ पे बहुत ही गौर से उन दोनों की फाइट को देखने लगे थे। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रिंसेस मुकेन के पास टाइम एंड स्पेस पावर्स भी थी, जिसका यूज करते हुए उसने वहाँ पे सभी को फ्रीज कर दिया था। लेकिन वो लिन फेंग को वहाँ पे ज्यादा देर अपनी उस टेक्निक में फंसा के नहीं रख पाती और लिन फेंग ने वहाँ पे उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर भी हमला करके उसे वहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। और लिन फेंग वहाँ पे दोबारा मुकेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि मुकेन ने वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से लिन फेंग से अपनी हार मान ली थी, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। हालांकि प्रिंसेस मुकेन इस फाइट में लिन फेंग के ऊपर भारी पड़ रही थी, फिर भी उसने अपनी हार क्यों मान ली? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि असल में मुकेन ने अपनी हार इसलिए मानी थी क्योंकि लिन फेंग अब अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला था। और अगर लिन फेंग का ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता तो वो सीधा मुकेन की सोल के अंदर जा सकता था। इसलिए मुकेन ने पहले ही वहाँ पे अपनी हार मान ली थी, क्योंकि वो अपने सीक्रेट सबके सामने रिवील नहीं करना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़ा हो गया था। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो यह थी कि उस फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म ने बहुत ही आसानी से लिन फेंग को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि आज तक वुल्कैरी कंपटीशन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और लिन फेंग की तरह मुकेन भी सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके बैठ गई थी और वहाँ पे उन दोनों ने अपनी अपनी कल्टीवेशन को भी स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन वो थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म किसी को भी अपने अंदर नहीं आने दे रहा था। और अब उन सभी को समझ आ रहा था कि अगर थर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना ही इतना ज्यादा मुश्किल है, तो फर्स्ट और सेकंड प्लेटफॉर्म के बारे में तो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। और इसलिए वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने अपने पावर लेवल के मुताबिक अपने लिए लोटस प्लेटफॉर्म चुनने लगे थे। जबकि हम देखते हैं कि सुनो तो अभी भी वहाँ पे उस थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म को हासिल करने में लगी हुई थी और आखिरकार उसने वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म के बाहर लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। और अब इस तरह थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म ने भी सुनर को एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर तो मास्टर सिंह युआन और मास्टर नीलान भी वहाँ पे उसकी तारीफें करने लगे थे। खैर उसके बाद वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठते हुए अपनी अपनी प्रैक्टिस करने लगे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करते हुए डिवाइन मार्शल रियलम के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था। और इसी बीच वहाँ पे बने हुए दो बड़े बड़े स्टैचूज की पावर्स भी एक्टिवेट हो गई थी, जो दोनों ही वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं कि हम तुमसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए हैं, इसलिए हम अपनी सारी टेक्निक्स और पावर्स तुम्हें देना चाहते हैं। असल में ये दोनों मार्शल गॉड टेंपल के फाउंडर थे, जिन्होंने मार्शल गॉड रियलम को भी अचीव कर लिया था। और जैसे वो दोनों वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स लिन फेंग को देने लगे थे, तो लिन फेंग को वहाँ पे उन दोनों की मेमोरीज दिखने लगी थी। और सेम इसी तरह वहाँ पे बाकी सभी डिसेबल्स के साथ भी हो रहा था। सेम उन्हें भी किसी न किसी गॉड या मास्टर ने अपना अपना सक्सेसर चुन लिया था और सेम उन्हें भी वहाँ पे लिन फेंग की तरह अपने अपने मास्टर्स की मेमोरीज दिखने लगी थी, जो कि उन सभी को अपनी अपनी एंशिएंट टेक्निक्स या वेपन्स देने वाले थे। और लिन फेंग को अपने मार्शल गॉड टेंपल के फाउंडर का सक्सेसर बनते हुए देखकर मास्टर सिंह युआन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वहीं जैसे जैसे गोल्डन मार्शल गॉड की पावर्स, तो लिन फेंग की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकल रही थी। और सेम हाल वहाँ पे मुकेन और सुंदर का भी था, जो देखकर मास्टर सिंह युआन के साथ साथ बाकी सभी मास्टर्स भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि इस साल हमें एक नहीं बल्कि तीन जीनियस डिसेबल्स मिले हैं। और इसी तरह देखते ही देखते वो तीनों वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स को सीखने लगे थे, जिन्हें देखकर वहाँ पे किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन लोगों को ऐसे गॉड लेवल की टेक्निक्स मिल रही हैं, जिन्हें सीखने के लिए बड़े से बड़े मास्टर भी अपनी अपनी पूरी लाइफ लगा दिया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी डिसेबल्स की तरह वो तीनों भी अपने अपने प्लेटफॉर्म से नीचे आ गए थे और वहाँ पे हर एक डिसेबल को उनके रैंक के मुताबिक अलग अलग रिवार्ड्स भी मिलने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग मास्टर सिंह युआन से सोल लीव की मांग करता है, ताकि वो अपनी सोल पावर को पूरी तरह से रिकवर करते हुए उसकी पावर को बढ़ा सके। और लिन फेंग के कहने पर मास्टर सिंह युआन ने भी उसे वो सोल लीव दे दिया था। उसके बाद मास्टर सिंह युआन लिन फेंग को लेकर एक डीमन प्रिजन के अंदर आते हैं, जहाँ पे काफी सारे डीमंस को ट्रैप करके रखा हुआ था। और वहाँ पे मास्टर सिंह युआन लिन फेंग को डीमन हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में जब डीमंस और इमोर्टल्स के बीच में फाइट हुई थी, तो सभी इमोर्टल्स अपनी जान बचाते हुए स्पिरिचुअल रियलम के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से हमारी ये गाउशियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़े खतरे में आ गया था, क्योंकि ह्यूमंस इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो डीमंस का सामना कर सके। और इन्हीं डीमंस को रोकने के लिए हमारे मार्शल गॉड टेंपल को बनाया गया था, जिसने डीमंस को रोकने के लिए अपने काफी सारे लोगों की कुर्बानियां दी, जिनमें तुम्हारे पिता लिन टियान भी शामिल है। अगर उस समय तुम्हारे पिता लिन टियान ने अंडरवर्ल्ड के डीमंस के ऊपर बैरियर ना लगाया होता, तो अब तक शायद हमारी ये गाउशियन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता। लेकिन ये बात तुम अच्छी तरह से समझ ही गए होगे कि अब डीमंस धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इसलिए अब आगे तुम्हें अपने पिता लिन टियान की तरह उन डीमंस को संभालना होगा। जिस पे लिन फेंग भी मास्टर सिंह युआन को तसल्ली देते हुए कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे गाउशियन कॉन्टिनेंट में कोई भी डीमन नहीं आ पाएगा। लिन फेंग की यह बात सुनकर मास्टर सिंह युआन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लिन फेंग से कहते हैं कि इन बैरियर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने
के लिए हमें गोल्ड स्टोन्स की जरूरत है, जो कि हमें स्पिरिचुअल रियलम में ही मिलेंगे। जिसपे लिन फेंग उनसे वादा कर देता है कि मैं स्पिरिचुअल रियलम में जाकर उन गोल्ड स्टोन्स को अपने साथ ले आऊंगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग अपने एंशिएंट गोल्ड टूम के अंदर आ गया था, जहाँ पे उसने बाई योंग को अपनी सोल पावर को रिकवर करने के लिए वो सोल लिक्विड भी दे दिया था। और बाई योंग से लिन फेंग को पता चलता है कि अगर उसे अपने इस गाओशियन कॉन्टिनेंट को बचाना है तो उसे जल्द से जल्द एक गॉड बनना होगा, क्योंकि अगर लिन फेंग एक गॉड बन जाता है तो डीमंस गाओशियन कॉन्टिनेंट में आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और एक गॉड बनने के लिए उसे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा, और ऐसा सिर्फ स्पिरिचुअल रियलम में ही मुमकिन हो सकता था। अब लिन फेंग के सारे रास्ते स्पिरिचुअल रियलम पे ही आके रुक गए थे। खैर उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वोल्केरी कंपटीशन में जीतने वाले टॉप 10 डिसेबल्स को आज स्पिरिचुअल रियलम में भेजा जाने वाला था। और माता सिंह युआन ने वहाँ पे उन सभी को केयरफुल रहने का बोलकर एक बोतल बनाते हुए उन सभी को वहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम के अंदर भेज दिया था। और जैसे वो सभी लोग स्पिरिचुअल रियलम में पहुंचा तो वहाँ पे पहले से ही एक पर्सन उन सभी का वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। असल में ये भी गाओशियन कॉन्टिनेंट का ही एक मेंबर था। उसके बाद उन सभी डिसेबल्स को लेकर अपने मेंशन के अंदर आ गया था। और यहाँ पे उस पर्सन से उन सभी डिसेबल्स को पता चलता है कि यहाँ पे हर 7 सालों के बाद अलग अलग अलायंस और कॉन्टिनेंट के लोग अपने अपने जीनियस डिसेबल को यहाँ पे स्पिरिचुअल रियलम में भेजते हैं, और सभी लोग यहाँ पे डायस की लालच में ही आते हैं। तो इसलिए तुम लोगों को यहाँ पे डीमंस के साथ साथ उन लोगों से भी होशियार रहना होगा। असल में स्पिरिचुअल रियलम 2 हिस्सों में डिवाइड था, जहाँ एक तरफ इमोर्टल कल्टीवेटर्स रहते थे तो वहीं दूसरी तरफ डीमंस का राज था। और यहाँ पे स्टार पैलेस नाम के क्लैन भी बना हुआ था, जो कि सभी जीनियस डिसेबल्स को अपने क्लैन में शामिल कर लिया करता था। और आज तक गाओशियन कॉन्टिनेंट से सिर्फ एक ही डिसेबल स्टार पैलेस को ज्वाइन कर पाया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि दी लेजेंडरी लिन टियान थे। और मजे की बात तो ये थी कि स्टार पैलेस खुद सामने से लिन टियान को अपने क्लैन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन लिन टियान ने इसके लिए मना कर दिया था, क्योंकि लिन टियान यहाँ पे किसी और चीज की तलाश में आए थे। खैर उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि यहाँ पे टोटल 7 अलायंस है, और उनमें से हमारा रैंक सेकंड लास्ट है, और बहुत जल्द स्टार पैलेस 100 जीनियस डिसेबल्स को अपने क्लैन में शामिल करने वाला है। इसलिए अभी सभी अलायंसेस इसी में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय गाओशियन अलायंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि टियानबू नाम की एक अलायंस लगातार इनके ऊपर हमला कर रही थी, जिनमें इनके काफी सारे साथी घायल भी हो गए थे, और कुछ तो पॉइजन की वजह से बीमार पड़े हुए थे। उसके बाद वो पर्सन अपने आने वाले सभी डिसेबल्स को लेकर अपने उन्हीं घायल साथियों के पास ले जाता है, जिन्हें देखते ही लिन फेंग ने वहाँ पे उनके इलाज के बारे में पता लगा लिया था। और उनके इलाज करने के लिए लिन फेंग ने सभी को उस रूम से बाहर भी भेज दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 अलायंसेस ने आपस में हाथ मिलाते हुए गाओशियन अलायंस के ऊपर हमला कर दिया था। और देखते देखते उनमें से एक अलायंस के लीडर ने गाओशियन के उसी मास्क वाले पर्सन जिसका नाम वू हाई था, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। असल में वू हाई के पास एक ऐसा टायर था जैसे वो दोनों ही अलायंसेस के लोग पाना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि वू हाई ने वो टायर उन्हें देने से साफ साफ मना कर दिया था, जो देखकर उन दोनों अलायंसेस के लीडर्स वहाँ पे वू हाई को धमकी देते हुए कहने लगे थे कि अगर तुमने वो टायर हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारी पूरे गाओशियन अलायंस को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर अब मुकेन को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अकेले ही उनका सामना करने के लिए आगे आती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी उन सभी को ठीक करते हुए उस रूम से बाहर आ गया था। और बाहर आते ही लिन फेंग ने अचानक आगे बढ़ते हुए उन सभी के ऊपर हमला भी कर दिया था। और वहाँ पे कोई कुछ समय पाता उससे पहले लिन फेंग ने आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड उन अलायंस लीडर्स में से एक के गले के ऊपर रख दी थी। और ये सब वहाँ पे इतने जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। इवन वू भाई और उसके सभी साथी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन लिन फेंग के साथ आए वो सभी डिसेबल्स तो ऑलरेडी लिन फेंग के पावर्स के बारे में जानते थे, इसलिए उन सभी को वहाँ पे ज्यादा हैरानगी नहीं हो रही थी। और ऊपर से वो सभी वहाँ पे वू भाई के सामने लिन फेंग की तारीफें करते हुए उसे लिन फेंग के बारे में बताने लगे थे। इस बीच हम देखते हैं कि उस अलायंस लीडर ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से लिन फेंग के ऊपर अपने पॉइजनस इंसेक्ट से अटैक कर दिया था। पर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी पॉइजनस इंसेक्ट्स को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। ये देखकर उन अलायंस के लोगों की हालत भी वहाँ पे खराब हो गई थी, पर अब लिन फेंग उन्हें वहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना चाहता था। इसलिए अचानक लिन फेंग ने वहाँ पे उस अलायंस लीडर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे वहाँ पे घायल कर दिया था। और लिन फेंग के पीछे पीछे वू केन ने भी उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस अलायंस के बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। और लिन फेंग ने तो वहाँ पे उस लीडर से जबरदस्ती उस पॉइजन का एंटीडोट भी छीन लिया था, जो देखकर वू भाई और उसके साथियों को तो वहाँ पे झटके लग रहे थे। और लिन फेंग के कहने पर वू केन ने वहाँ पे उन सभी की कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि लिन फेंग को ऐसे लालची लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए दूसरों से उनको टायर्स को चुराया करते थे। जबकि वू भाई ये सब देखते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब उन अलायंसेस के लोग भी चुप नहीं रहने वाले थे। और वू भाई को वहाँ पे इस तरह से डरे हुए देखकर वू केन ने तो उसे गुस्से से वापस गाओशियन कॉन्टिनेंट के अंदर भी जाने के लिए बोल दिया था। वू केन की ये बात सुनकर वू भाई वहाँ पे अपना सर झुका लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग ने एंटीडोट जाकर अपने सभी घायल साथियों को वहाँ पे खिला दिया था। असल में लिन फेंग पहले उनका इलाज नहीं कर पाया था, क्योंकि लिन फेंग को पता चल गया था कि इन्हें सिर्फ इस पॉइजन के एंटीडोट से ही ठीक किया जा सकता है। और उस एंटीडोट ने भी अब धीरे धीरे वहाँ पे अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग सुनर सुई और किन्यू तीनों को उनकी कल्टीवेशन के लिए कुछ टायर्स देता है, ताकि वो तीनों जल्द से जल्द यहाँ पे अपने पावर्स को बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए आगे का सफर खतरों से भरा हुआ होने वाला था। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो तीनों लड़की वहाँ पे लिन फेंग के दिए हुए टायर्स का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन में लग गई थी। और देखते ही देखते उन तीनों ने वहाँ पे लिन फेंग के दिए हुए टायर की मदद से नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ वो सभी लोग जिनकी लिन फेंग ने जान बचाई थी, वो सभी लिन फेंग के पास आकर उसके सामने झुकते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे, क्योंकि लिन फेंग ने उन सभी की जान बचाकर उन्हें एक नई लाइफ दी थी। और उन लोगों से लिन फेंग को पता चलता है कि उन लोगों के पास पर्पल सन ऑर्डर था, और उसी पर्पल सन ऑर्डर को छीनने के लिए ही उस
पॉइजन अलाइंस और हेमली अलाइंस ने उनके ऊपर हमला किया था, और क्योंकि लिन फेंग ने उन सभी की जान बचाई थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो लिन फेंग को भी अपने साथ पर्पल सन ऑर्डर की मदद से एंशिएंट वेस्ट में जाकर प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे थे। और लिन फेंग तो पहले से ही वहां जाना चाहता था, इसलिए वो भी खुशी खुशी इसके लिए मान गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेमली अलाइंस और पॉइजन अलाइंस दोनों तरफ के ही लोगों ने अपने अपने लीडर को जाके बता दिया था कि कैसे लिन फेंग ने उन सभी की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने लोगों की ये बात सुनकर दोनों ही लीडर्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, और उन्होंने गाउशियन अलायंस से बदला लेने की भी ठान ली थी। उसके बाद हमें 2 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गाउशियन अलायंस के लोग लिन फेंग और मू केन को लेकर पर्पल सन पैलेस के एंशिएंट रूइंस की तरफ जाने लगे थे, जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करके बहुत ही कम समय में खुद को पावरफुल बना सकते थे। वहीं हेवनली अलायंस और पॉइजन अलायंस दोनों के ही लीडर्स वहाँ पे गाउशियन अलायंस के ऊपर नजर रखे हुए थे। और जैसे ही गाउशियन के लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए जियान माउंटेन्स में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे अचानक एक पॉइजनस फॉग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन लिन फेंग ने वहाँ पे अपने गोल्डन हेमली ट्री की पावर का यूज करते हुए उस फॉग को वहाँ से हटा दिया था। और जैसे ही वो फॉग वहाँ पे खत्म होती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स और पॉइजनस इंसेक्ट्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर गाउशियन अलायंस के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से डर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे हेमली अलायंस का लीडर भी आ जाता है, जिसे देखकर अब गाउशियन अलायंस के लोगों की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था।